तो दोस्तों, नो वे होम के एंड में पीटर पार्कर ने पूरी दुनिया को खो दिया था और साथ ही शायद उसने खुद को भी खो दिया था। और यही सवाल स्पाइडरमैन की न्यू मूवी ब्रांड न्यू डे पूछती है कि जब पूरी दुनिया तुम्हें भूल जाए तो क्या तुम फिर भी हीरो बने रहोगे। तो दोस्तों, मैं देख चुका हूं स्पाइडरमैन की न्यू मूवी ब्रांड न्यू डे, और सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं, ये रिव्यू बिल्कुल स्पॉइलर फ्री होने वाला है। मैं सिर्फ वही बातें करूंगा जो ट्रेलर में दिखाई गई है या फिर फिल्म मेकिंग से जुड़ी हुई है। अब अगर आपने ट्रेलर देखा है तो आपको स्टोरी का बेसिक आइडिया पहले से ही पता होगा। पीटर पार्कर, जिसे पूरी दुनिया भूल चुकी है, उसकी आइडेंटिटी, उसके फ्रेंड्स, उसकी पूरी लाइफ, सब कुछ बदल चुका है। अब उसके पास बचा है तो सिर्फ स्पाइडरमैन। वो क्राइम से लड़ता है, अपना सूट खुद डिजाइन करता है और न्यूयॉर्क की गलियों में एक बिल्कुल नए हीरो की तरह जीने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसकी जिंदगी में एंट्री होती है एक ऐसे विलेन की जिसकी पावर जितनी डेंजरस है उतनी ही मिस्टीरियस भी है। और स्पाइडरमैन से उसका कनेक्शन क्या है ये मैं बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करूंगा, वो आपको थिएटर में ही एक्सपीरियंस करना चाहिए। लेकिन अब आते हैं उस चीज पर जिसने मुझे फिल्म के पहले ही 10 मिनट में जीत लिया था, और वो है इस मूवी का डायरेक्शन। हमने टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को अभी तक सिर्फ जॉन वॉट्स की डायरेक्शन में देखा है, और ऑनेस्टली उन्होंने भी स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी के साथ शानदार काम किया था। लेकिन इस बार डायरेक्टर डेस्टिन डेनियल इस कैरेक्टर को बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। और अब बात करते हैं स्पाइडरमैन की स्विंगिंग की। गाइस, अगर आपने स्पाइडरमैन का गेम खेला है तो आपको पता होगा कभी कभी मिशन छोड़कर भी आदमी सिर्फ न्यूयॉर्क में स्विंग करता रहता है। और वो क्यों? क्योंकि वो फीलिंग ही अलग होती है, और एग्जैक्टली वही फीलिंग इस फिल्म ने कैप्चर कर ली है। मैं मजाक नहीं कर रहा, कई बार तो ऐसा लग रहा है कि मैं मूवी नहीं देख रहा, मैं स्पाइडरमैन बनकर न्यूयॉर्क के ऊपर उड़ रहा हूं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि मेकर्स हर बार स्विंगिंग को अलग तरीके से शूट करते हैं। कहीं पीओवी शॉट है जहां आपको लगता है कि वेब आपने ही शूट किया है, कभी ओवर द शोल्डर जहां पूरा सिटी स्पेस आपके सामने खुला लगता है, और कहीं बिल्कुल ग्राउंड लेवल कैमरा जहां स्पाइडरमैन इतनी तेजी से फ्रेम में आता है और निकल जाता है कि कैमरा भी उसे ट्रैक नहीं कर पाता। और यही डिटेल मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई, क्योंकि रियल लाइफ में भी अगर कोई कैमरामैन स्पाइडरमैन को शूट करे तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। वो हर फ्रेम में परफेक्टली सेंटर्ड नहीं रहेगा, कभी फ्रेम से बाहर जाएगा, फिर अचानक से वापस आएगा, और इसी वजह से पूरी फिल्म कहीं ज्यादा रियल महसूस होती है। यही छोटी छोटी डायरेक्टोरियल चॉइसेस है जो इस मूवी को एमसीयू की बाकी स्पाइडरमैन मूवीज से अलग बनाती है। अब बात करते हैं दोस्तों 3D एक्सपीरियंस की। मैं नॉर्मली 3D मूवीज का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, क्योंकि कई बार 3D सिर्फ गिमिक बनकर रह जाता है। लेकिन इस फिल्म में 3D स्टोरी टेलिंग का हिस्सा है। जब स्पाइडरमैन किसी बिल्डिंग से नीचे गिरता है तो सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, आपके पेट में भी वही फीलिंग आती है। जब वो दो बिल्डिंग्स के बीच स्विंग करता है तो डेप्थ इतनी अच्छी महसूस होती है कि कई बार रिफ्लेक्स में आपका शरीर भी थोड़ा मूव कर जाता है। और बिलीव मी, ऐसा एक्सपीरियंस मुझे बहुत कम सुपर हीरोज मूवीज में देखने मिलता है। अगर आपको मौका मिले तो इसे IMAX 3D या किसी अच्छी प्रीमियम स्क्रीन पर ही देखना। इस फिल्म का आधा मजा उसके विजुअल एक्सपीरियंस में ही छिपा हुआ है। और फिर आती है दोस्तों इसकी एक्शन कोरियोग्राफी। ये सिर्फ फास्ट नहीं है, ये स्मार्ट है। फिल्म जानती है कहाँ स्लो मोशन यूज करना है और कहाँ बिल्कुल नहीं करना है। कई बार पूरा सीक्वेंस लाइटनिंग स्पीड पर चल रहा होता है और अचानक सिर्फ 1 सेकंड के लिए स्लो मोशन आता है, ताकि आप महसूस कर सको कि स्पाइडरमैन ने उस बुलेट को कैसे डॉज किया होगा या फिर उस इम्पॉसिबल गैप को कैसे निकल गया होगा। ये ओवरडन नहीं लगता, ये अर्न लगता है। और इसी वजह से हर एक्शन सीन के बाद थिएटर में चीयरिंग सुनाई देती है। लेकिन मेरे लिए फिल्म की सबसे अंडररेटेड अचीवमेंट कुछ और है, और वो है न्यूयॉर्क सिटी। इस फिल्म को देखकर पहली बार लगा कि न्यूयॉर्क सिर्फ बैकग्राउंड नहीं, ये भी एक कैरेक्टर है। ठीक वैसे ही जैसे बैटमैन की स्टोरीज में गौथम सिटी सिर्फ लोकेशन नहीं बल्कि स्टोरी का हिस्सा होती है, वैसी ही फीलिंग मुझे पहली बार एमसीयू की किसी स्पाइडरमैन फिल्म में देखते हुए आई। कलर ग्रेडिंग, लाइटिंग, रोड्स, बिल्डिंग्स, हर चीज मिलकर न्यूयॉर्क को जिंदा बना देती है। और जब सिटी खुद एक कैरेक्टर बन जाए तो हीरो की जर्नी अपने आप ज्यादा पर्सनल महसूस होने लगती है। और बिलीव में दोस्तों, यहीं तक आते आते मुझे समझ आ गया था कि ब्रांड न्यू डे सिर्फ एक स्पाइडरमैन मूवी नहीं, बल्कि ये टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी को दोबारा डिफाइन करने की कोशिश करने वाली मूवी है। लेकिन डायरेक्शन और विजुअल्स ही किसी सुपर हीरो फिल्म को यादगार नहीं बनाते। आखिर में ऑडियंस थिएटर से किस चीज को लेकर बाहर निकलती है, वो इसको यादगार बनाते हैं, और वो है इसके इमोशंस। बिलीव में दोस्तों, यही वो जगह है जहां ब्रांड न्यू डे मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज करती है। अगर आपने नो वे होम देखी है
तो आपको याद होगा कि पीटर पार्कर ने आखिर में क्या खोया था। उसके फ्रेंड्स, उसकी फैमिली, उसकी आइडेंटिटी, सब कुछ। अब पहली बार हमें उस डिसीजन का असली असर देखने को मिलता है। ये वही फनी केयर फ्री स्पाइडरमैन है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल पहले जैसा नहीं है। और टॉम हॉलैंड ने इस बदलाव को बहुत मैच्योर तरीके से प्ले किया है। कई जगह वो कुछ बोलता भी नहीं है, सिर्फ उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसके आईज ही पूरी कहानी बता देती है। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि टॉम हॉलैंड की अभी तक की सबसे कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस है। वो ओवर एक्टिंग नहीं करता, वो कैरेक्टर को जीता है। अब बात करते हैं दोस्तों सीजीआई और वीएफएक्स की। आजकल किसी भी सुपर हीरो फिल्म का ट्रेलर आते ही सबसे पहले लोग वीएफएक्स जज करने लगते हैं, और यहाँ भी बिल्कुल वही हुआ। लेकिन पर्सनली मुझे फिल्म में कहीं भी सीजीआई बाहर नहीं निकलता हुआ लगता, बल्कि कई बार तो मैं भूल ही गया कि मैं सीजीआई देख रहा हूँ। स्पाइडरमैन का सूट, उसकी वेब स्विंगिंग, सिटी डिस्ट्रक्शन, सब कुछ काफी नेचुरल महसूस होता है। और सबसे छोटी डिटेल जो मुझे बहुत पसंद आई वो थी सूट की रियलिज्म। जब पीटर मास्क पहनकर बात करता है तो कई क्लोजअप शॉट्स में महसूस होता है कि मास्क उसके चेहरे के साथ मूव कर रहा था। उसके आईज, उसके एक्सप्रेशंस, सब कुछ ज्यादा एक्सप्रेसिव लगता है। ये छोटी छोटी डिटेल्स है, लेकिन ऐसी ही डिटेल्स किसी कैरेक्टर को जिंदा बनाती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी स्टोरी पर, और यही वो जगह है जहां मुझे लगता है कि बहुत सारे फैंस डिवाइड होने वाले हैं। क्योंकि अगर आप यहां पर सिर्फ बड़ा एक्शन, मल्टीवर्स मैडनेस या लास्ट 20 मिनट में कुछ बड़ा एक्शन सीक्वेंस एक्सपेक्ट करके जा रहे हैं तो शायद फिल्म आपको सरप्राइज कर दे। क्योंकि ब्रांड न्यू डे एक्शन से ज्यादा पीटर पार्कर पर फोकस करती है। ये स्पाइडरमैन की पावर से ज्यादा उसके डिसीजंस की कहानी है। और पर्सनली मुझे यही अप्रोच बहुत पसंद आई। कई बार तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं कोई कॉमिक बुक पढ़ रहा हूं, जिसे किसी ने फ्रेम बाय फ्रेम स्क्रीन पर जिंदा कर दिया हो। यही वजह है कि फिल्म का टोन एमसीयू की बाकी स्पाइडरमैन मूवीज से काफी अलग महसूस होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह फिल्म परफेक्ट है। फिल्म में कुछ ऐसे प्लॉट पॉइंट्स भी है जो शुरुआत में बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं। आपको लगता है कि आगे चलकर उनका बड़ा पे ऑफ मिलेगा, लेकिन उनमें से कुछ चीजें बस एक पर्टिकुलर मोमेंट बिल्ड करने के लिए ही इस्तेमाल होती है। उनका कंक्लूजन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगता जितनी उम्मीद बन जाती है। और यही शायद मेरी फिल्म में सबसे बड़ी कंप्लेंट रहेगी। ऐसा नहीं है कि स्टोरी खराब कर देता है, लेकिन अगर उन थ्रेड्स को थोड़ा और डेवलप किया जाता तो इम्पैक्ट और भी बड़ा हो सकता था। अब बात करते हैं दोस्तों इस फिल्म की एंडिंग की। स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि फिल्म की एंडिंग बिल्कुल अलग तरीके से होती है। कुछ लोगों को यह बेहद पसंद आएगी और कुछ लोग थिएटर से निकल कर कहेंगे कि बस इतनी सी बात। लेकिन पर्सनली मुझे अच्छा लगा कि मेकर्स ने सेफ एंडिंग नहीं चुनी। उन्होंने रिस्क लिया, और हर रिस्क सक्सेसफुल हो ये जरूरी नहीं, लेकिन रिस्क लेने की हिम्मत जरूर दिखती है। एक और बात जिसकी शायद लोग ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन करनी चाहिए। ये फिल्म सिर्फ स्पाइडरमैन की स्टोरी आगे नहीं बढ़ाती, ये एमसीयू के अगले फेज के लिए भी बहुत स्मार्ट फाउंडेशन तैयार करती है। और अच्छी बात यह है कि ये सेटअप जबरदस्ती नहीं लगता, स्टोरी का हिस्सा लगता है। यानी जब आप थिएटर से बाहर निकलते हो तो सिर्फ ये नहीं सोचते कि अभी क्या देखा, बल्कि ये सोचते हो कि अब आगे क्या होने वाला है। और यही किसी फ्रेंचाइजी फिल्म की सबसे बड़ी जीत होती है। और अगर आप सिर्फ एक्शन देखने जा रहे हैं तो थोड़ा अपना माइंडसेट बदल कर जाना, क्योंकि ये फिल्म आपको सिर्फ सुपर हीरो एक्शन नहीं, एक कैरेक्टर की जर्नी दिखाती है। बाकी अब आपकी बारी। फिल्म देखने के बाद अगर आपको कोई सीन सबसे ज्यादा पसंद आया हो, और इसका डायरेक्शन, स्विंगिंग, टॉम हॉलैंड या फिर स्टोरी कैसी लगी है, कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।